हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। और आज से दोस्तों मैं आपके लिए एक साइंस का सीरीज लेकर आया हूं। प्रतिदिन शाम 7 बजे 10 से 15 क्वेश्चन व्याख्या के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पीआरटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पार्ट में देखिए 6 to 8 मैथ साइंस हो गया, या टीजीटी साइंस हो गया, या पीआरटी में 10 से 12 क्वेश्चन साइंस में आता है। जैसे कि मैंने आज सुबह ही आपको एक वीडियो में बताया हुआ भी था, उसका सोर्स भी बताया सारे क्वेश्चन का कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आपका एनसीईआरटी से आ रहा है। तो आज से इस वीडियो में जो आज का ये हमारा क्लास होगा, ये क्लास फर्स्ट होगा और इसमें हम पीआरटी में यानी कि टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। पीआरटी के टीआरई 2 में जो 10 से 12 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था, उन सारे साइंस क्वेश्चन को हम व्याख्या के साथ हल करेंगे और देखेंगे उसका सोर्स कि कहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए विलंब न करते हुए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोलतार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर देखिए हो जाएगा, ये आपका क्लास 10th का ये जो क्वेश्चन पूछा है, क्लास 10th का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोक। कोक का देखिए उपयोग क्या होता है, इसमें धातु अयस्कों से अशुद्धियां हटाई जाती है। जो कोक का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें धातुओं से अशुद्धियों को हटाने में किया जाता है। जैसे आयरन के निष्कर्षण में, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है, आयरन के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। कोक का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आयरन के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी धातु से अशुद्धि को हटाने के लिए कोक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये टीआरई 2 का आया हुआ क्वेश्चन था, पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर, क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला प्रकाश कौन सा है? देखिए ये भी टीआरई 2 का, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम टीआरई 2.0 यानी कि टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर का पीआरटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व आपको करा रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रिज्म से जब किसी हम प्रकाश को गुजारते हैं तो देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन देखिए, ए दिया हुआ है पीला, बी बैगनी, सी नीला, डी बोल रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। देखिए सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला जो रंग है वो आपका होता है बैगनी। ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं बैगनी, लेकिन यहां देखिए ऑप्शन में बैगनी दिया नहीं है, सॉरी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा क्या? बैगनी। ठीक, इसको देखिए क्या बोला जाता है? बैनी आ पिनाला। देखिए इसमें बै से हो जाता है बैगनी, नी से हो जाता है नीला, आ से हो जाता है आसमानी, ह से हो जाता है हरा, पी से हो जाता है पीला, ना से होता है नारंगी, याद रखिएगा नारंगी, ला से हो जाता है लाल। ठीक, ये प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंग में जो विभक्त होती है उसी को बोला जाता है बैनी आह पिनाला। तो सबसे अधिक विचलित होने वाली, अपरिवर्तित होने वाली जो कलर है वो कौन सी है? बैगनी। और सबसे कम में आ जाती है लाल। इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है।
3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसका समानुपाती है? सबसे पहले तो बताइए चालक के प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चालक के प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। तो देखिए चालक के प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर ये प्रतिरोध का गुणांक होता है एल बटा में ए। इसमें ये प्रतिरोध का पी जो होता है प्रतिरोध का गुणांक होता है, ठीक है। आर प्रतिरोध हो गया आपका, एल जो होता है चालक की लंबाई होती है, ये आपका चालक की लंबाई होती है, और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। किसका क्षेत्रफल होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। यहीं से देखिए आपका निकल जाता है, यानी कि जो प्रतिरोध आर होता है ये सबसे पहले किसका समानुपाती होगा? एल के। आर जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो ये तो ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है? अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अनुपाती दिया हुआ है, उसके घनत्व से ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उसकी लंबाई के। तो देखिए ये एल क्या होता है? हमारा लंबाई ही तो होता है, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर बराबर पी एल बटा में ए। पी क्या होता है? चालक का प्रतिरोध गुणांक होता है, ध्यान रखिए। एल होता है लंबाई, ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इससे अगर आप निकाल लीजिए तो आर समानुपाती एल, आर समानुपाती पी, और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ए के। तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है कि उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये भी देखिए टीआरई 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मैं बता दूं, ये जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 12 से ये क्वेश्चन लिया गया है। किससे लिया गया है? चैप्टर 12 से, क्लास 10 के चैप्टर 12 से ये क्वेश्चन लिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होती है? यानी कि जो माचिस का डिब्बा होता है उसके देखिएगा ऊपरी सतह पे एक तरफ यानी कि दोनों तरफ कुछ बिंदा बिंदा सा रहता है, वही पूछ रहा है कि वो रासायनिक घटक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फास्फोरस। आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। जो माचिस के डिब्बी की रगड़ सतह जो होती है उस पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कैसा? फास्फोरस में भी लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। जब माचिस की तिली को रगड़ा जाता है तो फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि फास्फोरस किससे रासायनिक प्रतिक्रिया करता है? पोटेशियम, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, पोटेशियम क्लोरेट। यानी कि माचिस की तिल्ली और ये लाल फास्फोरस रिएक्शन करके यानी कि पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके आग उत्पन्न करते हैं और माचिस क्या होता है? जलने लगता है। तो ध्यान रखिएगा लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट रासायनिक प्रतिक्रिया करके आग उत्पन्न करते हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा, लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। ये इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपका क्लास 8 के चैप्टर 4 में दहन में दिया, शायद चैप्टर 3 या 4 है। दहन वाला जो चैप्टर है उसमें एक बॉक्स में, रेड कलर के बॉक्स में सारा माचिस का स्टोरी दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो देखिए एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है कौन सा? मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल।
देखिए एथेनॉल का आप रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र कभी कभी पूछ लेता है C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। मेथेनॉल और हेक्सेनॉल, यानी कि देखिए ये दोनों जो पदार्थ है ना, ये आपका जहरीला पदार्थ है। ठीक है, कैसा है? जहरीला पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। जहरीला पदार्थ अगर पूछ दे तो मेथेनॉल और हेक्सेनॉल ये दोनों जहरीला पदार्थ होता है, इन्हें पीना खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान के, उसकी मात्रा के, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसके क्या होता है, किसी ईंधन को उसके कैलोरी मान से व्यक्त किया जाता है, यानी कि हम कभी भी ईंधन को कैलोरी मान से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ईंधन की दक्षता को ऊष्मीय मान में, ध्यान रखिएगा, एक ईंधन की यहाँ जो देखिए दक्षता शब्द का यूज किया गया है, तो दक्षता को ऊष्मीय मान में व्यक्त किया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ईंधन को दक्षता को ऊष्मीय मान में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। यह भी आपका एनसीईआरटी का क्लास 10 के चैप्टर 4 से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7 नंबर होगा, ये क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जस्ता परत चढ़ी होती है क्योंकि बजाय टीन की, यानी कि खाने का जो डब्बा होता है उस पर जस्ता का परत चढ़ा रहता है जबकि टीन का नहीं चढ़ा रहता है। वहीं आपसे रीजन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका, जस्ता टीन की तुलना में महंगा है इसलिए, टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है इसलिए, यानी कि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाने के डिब्बों पर टीन का परत चढ़ाया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है बजाय टीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जोड़ी। ये आपका क्लास 8 के चैप्टर 9 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मानव में कुल 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी कि एक जोड़ा में 2 होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, ध्यान रखिएगा। मानव में कितने 23 जोड़े गुणसूत्र होता है, यानी कि टोटल 23 जोड़े में कितना हो गया? 46 गुणसूत्र होता है। देखिए अगर मैं बात करूं फीमेल का, फीमेल और मेल, जो फीमेल में होता है X और X क्रोमोसोम होता है, अब मेल में जो होता है X और Y होता है। यहीं से फीमेल का X और मेल का X मिल जाता है तो बनता है X और X, और इससे जो संतान की, यानी कि जो बच्चे का जन्म होगा उसका बताइए लिंग कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा? तो ये आपका हो जाएगा फीमेल। और वहीं अगर फीमेल का X और मेल का Y मिल के बनता है XY, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो कैसा होगा? मेल होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा, संख्या में अगर पूछे तो 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कान का श्रवण परास क्या है? चलिए क्वेश्चन है, मानव कान का श्रवण परास यानी कि ऑडिबल जो साउंड होता है, यानी कि मानव जो कान होता है कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकती है? तो ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20,000 से कम, ऑप्शन सी है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर ये इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए टीआरई 2 का सारा क्वेश्चन टीआरई 2 का आया हुआ है। ये अगर क्लास 9th के चैप्टर 12 में ये क्वेश्चन लाइन टू लाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यानी कि सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि क्लास वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए हैं। क्लास 7 का कंप्लीट हो गया है, क्लास 8 का चल रहा है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए अभी हम आपको पढ़ा है बैनी, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे थे, बैनी, पीनाला। तो देखिए यही हमारा 7 रंग होता है, यानी कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो यही हमारा 7 प्रकाश होता है। देखिए इसका आंसर तो होना चाहिए बैगनी, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें तो बैगनी की होती है, लेकिन इस ऑप्शन में बैगनी नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए नीला दिया हुआ है, तो बैगनी के बाद नीला का रंग आता है, यानी कि सबसे 1 नंबर पे हो गया तो 2 नंबर पे, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए नीला। यानी कि जो प्रकाश का जो ऊर्जा होती है ये उसके आवृत्ति के कारण होती है, यानी कि आवृत्ति के कारण होती है। तो बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। वहीं पे लाल रंग का जो होता है सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन तो मात्र हम 15 ही सॉल्व कराएंगे, लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसीलिए कराया जाता है कि एक क्वेश्चन से इससे जितना क्वेश्चन बनने वाला है आपका एक रिवीजन हो जाता है, और इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है उसका भी हम देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति बैंगनी रंग की होती है। आप लोग याद रखिएगा, आवृत्ति के कारण ही प्रकाश का ऊर्जा डिसाइड करते हैं हम। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीला होना चाहिए बैंगनी, लेकिन बैंगनी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल लेड बनाने के लिए, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट, यानी कि पेंसिल का जो लेड होता है वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या जो ग्रेफाइट है ये जो होता है कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन का एक अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। तो ये तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। यानी कि देखिए यहां आपतन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, तो परावर्तन भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन 30 डिग्री आंसर इसका नहीं होगा, आंसर इसका होगा देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। तो 30 और 30 आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि अगर बात करें कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। सॉरी, यहाँ अभिलंब से और परावर्तित किरण के बीच पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा अभिलंब हो गया, यहाँ से आपतित किरण हो रही है और यहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रही है, तो ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का योग पूछ ले, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का एंगल पूछ ले, तो आपका 30 + 30 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अभिलंब से पूछा है, तो देखिए अभिलंब से जो पूछा है तो अभिलंब से तो 30 ही डिग्री होगा,
यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहार नली की दीवार में संकुचन और विस्तार की गति, संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वामोचन। तो यहां एक टर्म याद रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वामोचन भी बोला जाता है, वामोचन भी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में क्रमाकुंचन न हो तो आपको आंसर करना है वामोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? किसको? रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का? ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मेंडुला, सेरिबेलम, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क के भाग को रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? एक हो गया पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? देखिए पूछ रहा है सबसे कम घर्षण, यानी कि सबसे कम घर्षण यानी कि जितना फिसलन वाली जगह हो, जितना चिकना सतह हो, वही सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिसलन घर्षण, यानी कि फिसलन जो घर्षण होगा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही लास्ट हमारा क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं। TRE 2 का ये आया हुआ क्वेश्चन है सारा, NCERT सोर्स है, NCERT में आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन NCERT का है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 यानी कि क्लास 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।